नमस्कार। हमारे पास समय नहीं है, मैं सीधा विषय के अंदर आता हूँ। असल में पिछले दिनों यूएनओ ने एक बहुत चिंता बताई थी कि जो ओरल लिटरेचर है, जो मौखिक शब्द है, वो विलुप्त हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। असल में मित्रों, ये जो अभी आपके सामने जो ट्रेडिशन लेके आए हैं हम, ये राजस्थान के दो बहुत महत्वपूर्ण नैरेटिव में से एक है, और इसको लगभग 700 से लगा के 800 साल की परंपरा में इन लोगों ने जीवित रखा है कि ये कला लुप्त नहीं हो जाए। असल में कलाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है मित्रों, वो होती है उसकी जजमानी। अगर जजमान है, कौन उसका पेट्रोनेज कौन कर रहा है, किसके लिए ये सब कुछ किया जाए, तो ये जब आप जानेंगे, वैसे नहीं जानते हैं लोग, हम सब इसको प्रदर्शनकारी कला मान कर करके इसको देखते हैं, लेकिन ये प्रदर्शनकारी कला नहीं है। अगर ये सिर्फ प्रदर्शनकारी कला होती तो अब तक कभी की विलुप्त हो गई होती। मित्रों, ये एक अनुष्ठानिक परफॉर्मिंग आर्ट है, और जो भी बहुत ही कॉम्पोजिट रूप में है, बहुत संश्लिष्ट है। इसमें चित्रकला है, इसमें संगीत है, इसमें नृत्य है, इसमें संवाद है, इसमें क्या नहीं है। मतलब आप कल्पना करें कि इतनी सारी चीज़ें कोई एक परफॉर्मिंग आर्ट में या एक आर्ट में आपको संसार में नहीं मिलेगी कहीं। ये हमें गर्व का बायस बनाती है। पाबू जी की पढ़ने में तीन बड़े महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो है पढ़, जिसको राजस्थानी में फड़ भी कहते हैं, और दूसरा है भोपा, और तीसरा है इसका जो इंस्ट्रूमेंट है रावण हत्था। मित्रों, ये जो पीछे आप देख रहे हैं स्क्रॉल, जिसको हम कहते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि इस पर हमारे इस जेएलएफ के एक डायरेक्टर हैं विलियम डेलरमपुल, उन्होंने बहुत सारा काम किया है, इस पर रिसर्च शोध किया है, और उनका एक बहुत ही इंटरनेशनल एक पेपर 9 लाइन्स का पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने इसको बहुत डिटेल से समझाया है। पर अब हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसको ठीक ढंग से आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, ऊंचा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं। इसमें इसको ये समझ लीजिए कि इसके जो सेंटर में ये हमारे इस फड़ का नायक है, और जो मेरे भोपे के लिए और इसके जजमानों के लिए ईश्वर है, गॉड है, और इसका नाम है पाबू राठौर। 13वीं शताब्दी में वैसा इतिहास देखते हैं हम, तब धांधल का जो लड़का है वो 13वीं शताब्दी तक जाता है, लेकिन लोक जो है वो कभी भी इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। वो हमेशा देश और काल, टाइम और स्पेस को ओवरलुक करता है। इसलिए, और ये जो जजमानी है, अगर आप ये जान जाएं कि ये जजमानी क्या है, तो आप मान जाएंगे कि ये इसको करवाता कौन है। आप इसकी शुरुआत करिए बाबा जी अपने उससे, शंख की ध्वनि से। बड़ा अद्भुत है। आपने जेएलएफ को देखा होगा, जब उद्घाटन सत्र में शंख ध्वनि से शुरू किया था हमने, और उसके बाद नंगाड़े का घोष हुआ था। तो ये जो शंख ध्वनि है, ये बहुत मंगल ध्वनि गिनी जाती है। पौराणिक रूप में शंखासुर नाम का राक्षस शाबाश, आप अब आरती वो चालू करिए। तो ये जो शंख ध्वनि है, ये पौराणिक काल से चली आ रही है। शंखासुर नाम का राक्षस था। आप सब लोग जानते हैं कि वो हमारे सारे वेदों को लेकर के रसातल में चला गया, और फिर हमारे एक भगवान ने उसको रेस्क्यू किया और उसके मुंह से इसको निकलवाया, तो वो वापस वेद जो थे वो हमारे पास आए। वेद का मानी क्या है? ज्ञान। और ये जो ज्ञान है, ये इस शंख की ध्वनि से हमारे यहाँ आता है, इसलिए ये मंगल ध्वनि है। अब जो ये कार्यक्रम शुरू होगा, ये बहुत मंगल और पावन कार्यक्रम होगा। पाबू जी जो हैं वो वैसे तो ऐतिहासिक नायक हैं। इसकी कथा में बहुत सारे 172 इसके एपिसोड हैं, सेगमेंट हैं, 172। इस कथा को पूरा का पूरा कहने में
5 रातें लगती है लगातार 8 घंटे पढ़ने के बाद। बल्कि पहले तो हमारे पाबू सर का एक स्वर्गीय भोपा था मोहन जी, वो उसके पास तो 4000 पंक्तियां थी। मतलब इसका समझ लीजिए कि 150 पेज उसने रट रखा था, कहीं पर भी आगे पीछे नहीं होता था। लेकिन वो धीरे 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 वो खत्म हो रही है। भोपा कहीं से भी नहीं सीख सकता, इसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे यहाँ, ये परंपरा से सीखता। इसने इनके पिताजी से सीखा, इनके पिताजी ने उनके पिताजी से सीखा, उनके पिताजी ने उनके पिताजी से सीखा, और 7 पीढ़ी से ये इंस्ट्रूमेंट, ये पवित्र इंस्ट्रूमेंट, और ये पीछे ये जो पढ़ है, अब ये पढ़ को आपको समझना होगा। ये कोई चित्रपट नहीं है, ये पढ़ है, इसका मंदिर है ये। और इस मंदिर के सेंटर में जैसे कि मूर्ति होती है ईश्वर की, वो इस गॉड की मूर्ति है, और ये मंदिर है, इसलिए ये बहुत पावन है। इसीलिए इसको मंगल ध्वनि से पहले ऐसा किया गया। और अब वैसे तो ये जोत करते हैं, लेकिन ये यहाँ के लोगों ने कहा कि ये जो फायर डिस्ट्रिक्ट में वो हैं, ये सायरन बज उठेगा और ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो आप कल्पना कर लीजिए कि ये इन्होंने जोत कर ली है, ठीक। तो चूंकि ये एक बहुत ही मंगल चीज़ है, और ये करवाता कौन है, क्योंकि इसको, अच्छा फिर दूसरी चीज़ है भोपा, जो मैंने बताया आपको कि भोपा में भी इसलिए कि ये जो कथा है इसकी गाथा, इस गाथा में एक जगह आता है कि पाबू जी के साथ जो योद्धा थे उनमें से कई नायक थे, और इसीलिए ये जो विधा है ये उन नायकों के पास है, जिसको राजस्थानी में थोरी भी कहते हैं और भील भी कहा जाता है। और ये तीनों मिलकर कर अब वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि ये जातीय वर्गीकरण क्या होता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये भोपा जो है ये बहुत ही पवित्र इस कथा को, गाथा को गाएगा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितनी लंबी है वो मैं बता चुका। तीसरी जो चीज़ है वो है इसका रावण हत्था, इसका इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये समझ में नहीं आता कि रावण हत्था क्यों कहते हैं इसे। तो एक थ्योरी ये कहती है लोग की कि ये सबसे पहले श्रीलंका नहीं, लंका से आया, क्योंकि लंका में ये बना था सबसे पहले। और दूसरी एक थ्योरी है वो ये कहती है कि हमारे यहाँ राजस्थानी में जिसका होठ कटा हुआ होता है उसे रावण खंडा कहते हैं। तो ये पहले ये जो नाल है ना, ये 2 हाथ की बजाय 3 हाथ की हुआ करती थी, तो उसको वो खंडित किया, उसको तोड़ करके कम किया, इसलिए ये रावण हत्था कहलाया, रावण खंडा कहलाया, यूँ समझ लीजिए। एक ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, नारियल की एक कोचली होती है ना, ऊपर के आवरण खोल, उससे बनता है। यह एक टोपसी लकड़ी के अंदर से पोला करके वो तो नीचे लगती है, इसके नीचे एक रिंग होती है। आप दिखाइए भोपा जी, मैं बता देता हूँ। ये टोपसी या नारियल का वो खोल आवरण चला कह सकते हैं। इसके ऊपर बकरे की खाल से इसको मंडित किया गया है, और इसके ऊपर ये जो है ये जगह है, इसको गुड़ज कहते हैं। इसके ऊपर से ये जो नीचे की रिंग है, इसमें से तार निकल करके इसके ऊपर आते हैं, और ये सब मोरनियाँ कहलाती हैं, या हिंदी में अगर हम कहें तो खूंटियाँ। और इसके अंदर 14 से लगा करके 18 तक तार होते हैं। और लेकिन उसमें जो सबसे स्पेशल है कि इसके बीच वाले जो 2 तार होते हैं वो घोड़े की पूंछ के होते हैं, और उसको ये भोपा और लोक में उसे चांदी का तार कहा जाता है। इसको गज से बजाया जाता है, और गज के ऊपर ये घुंघरू लगे हुए हैं। इस गज को ये बना हुआ होता है घोड़े की पूंछ से, और इसको इसके ऊपर स्ट्राइक करके बजाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर ये भोपा के अपने अंगूठे से इसके ऊपर जोड़ लेता है, तो इसको इसमें कितना तनाव चाहिए, ये तनाव इस अंगूठे से तय हो जाता है। ये जो है मित्रों, ये वैसे तो इंस्ट्रूमेंट खाली इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सुर का इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब ये जो घुंघरू उसके साथ वो एक झटके से बजते हैं तो वो उसमें ताल का काम करता है। तो सुर और ताल ये दोनों शुरू के इंस्ट्रूमेंट, ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है। चालू करिए। अब सबसे पहले ये जो एपिसोड कहेंगे, उस एपिसोड में जो पाबू राठौड़ है वो सबसे पहले एक पवित्र घोड़ी है जो इसमें नजर आ रही है, इसका नाम है केसर कालमी।
ये लेने के लिए देवल देवी के पास जाता है। यहाँ से ये कथा शुरू होती है। गोपा जी। ये जब अपने इस एपिसोड को, इस सेगमेंट को बता रहे थे तो आपने देखा होगा कि इतना प्रिमिटिव कला है, ये इतनी पुरानी कला है, और उस पुरानी कला में से ये अनुष्ठानिक पर्व है। इसलिए शुरुआत में जब आज ये वो आरती और वो जोत करना चाह रहे थे, वो नहीं हुई, उसको मान लिया गया कि ये हो गई है। और ये जब शुरू होता है तब भोपा सबसे पहले
आह्वान करता है अपने इस इष्ट देव गॉड का कि आप आएँ और अपनी ये जो मूर्ति है इसको चार्ज कर दें, आप इसमें स्थापित हो जाएं। और उसके बाद में इसका जो एपिसोड है वो मैंने आपको बताया कि वो घोड़ी लेने के लिए जा रहा है और वो चांदा जो उसके साथ है बाबूजी के साथ, और इसके बाद जो है वो पुष्कर वाला भोपा जी, वो इसके बाद पुष्कर में आने की वो थोड़ा सा वो सुना दें। तो वो मैं कथा भी आपको धीरे धीरे बताता चला जाऊंगा। लेकिन आप देखें ये हम आज कर रहे हैं ये बात कि स्त्री को समर्थ करना है। हमारा भोपा आधी लाइन बोलता है, आधी पंक्ति, और उसे पूरा करती है हमारी भोपी। आप कल्पना करिएगा 800 साल पहले कलाओं में ये इस किस्म का कोई शोषण नहीं था। तो ये इससे हमें कई चीज़ें जानने को मिलेंगी और हमें है ये गर्व है कि ये राजस्थान के पास में ये कला है और अभी भी जीवित है। धन्यवाद। चालो बोबा।
हे डिगिया नहीं हे बाबूजी रा पैगन पावे हे देखियो बने राजा थे डिग तोड़े पहवाने वे हे गो जी तो हाथा वो जइया जेलिया हे गो गाजी ते चेवाहनाई जिए हमारे जीवे थारी बताई दिए हे हे राजा ने तो घेर गावे हे भागे लव सूरा सामत थे किए तो किए वो राजा राने ये तो दिए ने कहीं मारे दिया दी कैरा हे भागे लहरेंग सहमत जिए हमारे जीवे थारी बताई जिए एक बहुत ही अद्भुत बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जब कलाकार जब हमारे पास आए और जो आपने कार्ड में भी देखा होगा कि ये सीताराम है और इनका दल है, लेकिन जो ही ये बागा पहनते हैं, ये जो अभी माना है इनका जो पेरवास है, ये पहनते ही अब ये सीताराम नहीं रहे हैं, अब ये भोपा हो गए हैं। और भोपा होने का मतलब अब इनके अंतस में इतनी जगह बन जाएगी कि इनका जो इष्ट देव है पाबू, वो इसमें ट्रांसफॉर्म कर करके और उसमें आएंगे, तब वो लाइव हो जाएगा और उसमें वो ताकत आ जाएगी कि जिसके बल पर इस आयोजन का सबब तय होता है। मित्रों, आपको ये नहीं पता होगा कि इसको न कोई गांव का ठाकुर या गांव का सेठ या कोई भी राजा इसको पैट्रोनेज नहीं देता है। इसको पैट्रोनेज देते हैं हमारे राजस्थान में एक रायक या रेबारी नाम की एक जाति होती है और वो बेसिकली ऊंट पालक हैं। अब इसमें एक एपिसोड है जिसमें पाबू जी जाएंगे वहाँ, पहले एक वो दूसरा रायका जाएगा और वो वहाँ से लंका से सांडियाँ मतलब शी कैमल लाने के लिए, और इसलिए वो जब सांड लेकर करके वो सांडियाँ लेकर के आए तो उस दिन से वो जो रायका कम्युनिटी जो कि कैमल ब्रीडर्स हैं, उनके यहाँ पर अगर ऊंट के कोई भी रोग हो जाए तो उसको मिटाने के लिए इस कथा का आयोजन होता है। ये पढ़ बंचाई जाती है और ये उनके सामने ही डी रोल होती है। ये कोई प्रदर्शनकारी कला नहीं है, ये बिल्कुल ही अनुष्ठानिक क्रिया है। और जो सवेरे जब ये समाप्त होती है तब भोपा जो है वो तब तक इतना ट्रांस में आ जाता है कि वो उसको कहता है कि ये सब ठीक हो जाएगा, ये मंगल हो जाएगा। तो ये अभी जो मैंने बताया आपको कि ये मेटामॉर्फोसिस है कि ये अभी ये वो नहीं रहे हैं, अब ये भोपा हैं, ये अब ये माध्यम है। इसके अलावा भी एक सिलसिला ये है कि
जब ये ऊँटों का रोग ठीक हो जाता है, और अगर उनके घर में कोई भी मानसिक बीमारी हो, मेरे यहाँ पर अभी डॉक्टर प्रकाश गिरी जी आए हुए थे, अगर यहाँ बैठे हों तो वो बहुत क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं, लेकिन वो वहाँ पर भी अगर इस तरह की कोई सिजोफ्रेनिया तरह की कोई बीमारी हो जाए तो ये इस पढ़ के बाँचने से वो बीमारी भी नष्ट हो जाती है। उन लोगों के लिए द लॉर्ड कृष्णा या शिवा या ये कोई गॉड उनकी मदद को नहीं जाते, इसलिए ये उनके इष्ट देव नहीं हो सकते। इनकी मदद को सिर्फ फोक गॉड आते हैं, लोक देवता आते हैं, जिसकी हम पिछले सत्र में बात भी कर रहे थे। तो अब वो बीच बीच में, मुझे ये इतनी लंबी है कि मैं आपको पूरी तो सुनवा नहीं सकता, पर मैं भोपा जी से कहूँगा कि वो पुष्कर जा करके अपना पाबू जी अपना पाप धोने के लिए वहाँ स्नान करने के लिए जाएंगे, और जब उनका पाँव फिसलेगा और वो डूबने लगेंगे तो उसको एक आदमी रेस्क्यू करेगा, वो गोगा जी चौहान होगा। बड़ा अद्भुत लगता है, क्योंकि गोगा का टाइम और पाबू के टाइम में 200 सालों का अंतर है, लेकिन लोग इन चीज़ों को नहीं मानता। लोग इन बातों को देश और काल का अतिक्रमण करता है, इसलिए उनको उनके यहाँ पर लिविंग आइडेंटिटी है वो। 1962 में कोमलदा ने सबसे पहले बीबीसी के लिए एक फिल्म बनी थी, उसमें इसको प्रयोग कर करके उन्होंने इसको ढूंढ के निकाला, कौन भोपा अच्छा है, किसको कितना याद है, कौन उसमें है रिदम में है, कौन रिदम में नहीं है। उसके बाद में एक एलिजाबेथ नाम की वो एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आई। एक जेनेट के कैम्फ्रॉस्ट थी, वो नीदरलैंड से आई, उसने भी काम किया। इन द प्रेज ऑफ डेथ उसने काम किया। जैसा मैंने विलियम डेलरम्पुल के लिए आपको बताया कि उन्होंने काम किया। इस तरह से इसके ऊपर इसको स्टडी करने के लिए हम अकेले भारत और राजस्थान चिंतित नहीं हैं, क्योंकि ये इतनी प्रिमिटिव कला है और ये इतनी ओरल ट्रेडिशन की चीज़ है कि उसको बचाना, लेकिन वो बचाएंगे कैसे, ये एक समस्या है। वो मैं इसके बाद मैं आपको कहूँगा। भोपा जी पुष्कर। डिगिया धेनी राने पे गए पावियन दाता, डिगिया बाबू जीरा पे गने पावे, डिगे ते पावाने गोगो दिया तजई, जे लिया वो जीना सा, डिगे ते पावाने गोगो दिया तजई, जे लिया वो जीना सा। ये राजा ने तो गैरे गाँव बागेला, इने राजा ने तो गैर ने गावे, कि ये राजा राने बजे कमरनी डी के रावो जीना सा, कि ये राजा राने के मरनी डी की रावो जीना सा, कि ये राजा राने के वरनी डी की रावो जीना सा। नी गो गे जीरा गेर
ने गाम या ने दाता सामरे के जी जे गोगे जीरा गावे पीतल दे राजा रहने बाजे कमरनी दी कीरा वो जीना सा पीतल दे राजा रहने के मरनी दी कीरा वो जीना सा झाटे के पहला मांड चेवाना दीजो थे झाटे के पहला वो माने पहला पूरा दान खार के कोई हो पीरा वो जीना सा पहला पूरा दान खार के कोई हो पीरा वो जीना सा नी मेड़ी मैंने राजा ठाटिया ने दाता हे नी गोगे जीरे राजा वो ठाटे सगे पणिया सांदो ने गोगे जी चेवाई तमाणी राने जीनारा सगे पणिया सांदो ने राठोड़ा रे राई राविले वो जीना सा सगे पणिया सांदो राठोड़ा रे राई राविले वो जीना सा संगत घोड़ी रहने राजा लार से माना संगत माता रहने राजा बोला रे बेटी परिणा धागो गेंद ने दई राविले वो जीना सा बेटी परिणा था बूढ़े दिसिरे दाई दाहरेरी वो जीना सा परिणादा बूढ़े दिसिरे दाई दाहरेरी वो जीना सा हो गया घोड़ा रहने राजा सेवारी ने दाता हो या घोड़ा रहने राजा सेवारे घोड़ा खड़िया ने कड़ू रे वो माई महारी गाँव दीना सा घोड़ा खड़िया ने कड़ू रे वो माई महारी गाँव दीना सा वाह वाह साहब वाह। मैं जानता हूँ कि मैं बार बार आप लोगों के बीच में आता हूँ तो आप लोगों को बड़ा अजीब लगता होगा कि ये रस आपका भंग हो जाता है, लेकिन मेरा ये सत्र में जो मानना रहा और ये जो सत्र इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि हम इस ओरल शब्द को, इस मौखिक शब्द को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये भोपा जी 18 वर्षों से लगातार ये काम कर रहे हैं, 18 वर्षों से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप ये नहीं जान सकते कि ये जो भोपी है घूंघट निकाले हुए वो हमारे सीताराम जी की माँ हैं और उनका गला देखिए। भोपा जी की माँ नहीं हो सकती, वो सीताराम जी की माँ है, क्योंकि वो यहाँ पर भी भोपी है। तो मैं ये कह रहा था कि अब बहुत कम समय रह गया यहाँ भोपा इनकी माँ की जो उम्र है वो 65 साल की है। आप इनके सुरों से ये अंदाज़ा मत लगाइए कि ये कोई 20-25 साल की महिला है, या ये जब खींचती है, ये तान लेती है, तब आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब तो हमारे पास बहुत कम समय बचा है। तो भोपा जी अब वो ले जाओ ना शादी करने के लिए। वहाँ से एक बार भोपा जी, ये बाबू जी जब लौट रहे होते हैं तो वो आते हैं, तब सिंध में एक जो उमरकोट नाम की जगह है वहाँ से होकर के गुजरते हैं,
और वहीं पर वो दूल्हे के रूप में वो स्वीकृत हो जाते हैं और बाद में कालांतर में उनकी शादी होती है फूलमती से। और उस शादी की जो ट्रेजिक एंड है वो इस कथा की जान है। क्या होता है कि जब वो ये कालमी घोड़ी जो है वो देवल देवी से मांग के लेके आते हैं तो देवल देवी मना करती है कि मैं नहीं दे सकती इस घोड़ी को, क्योंकि मेरी गायें जो है इसके ऊपर उस जिंदराव की नज़र है। और जिंदराव खींची जो कि उसका बहनोई है, बाबूजी का बहनोई है वो, लेकिन वो यहाँ पर डेमन है, यहाँ पर विलियन है। तो वो कहता है कि वो घोड़े ले जाएंगी, क्योंकि देवल देवी ने एक बार उसने जब घोड़ी मांगी थी तो मना कर दिया था कि तेरे को बैठने नहीं देगी ये घोड़ी। उसके पीछे भी मिथ है। वो ये है कि बाबूजी असल में अप्सरा के लड़के थे। अप्सरा तो इस जगत में रह नहीं सकती, उसे तो जाना था, लेकिन वो ये कह कर के गई थी कि मैं 12 साल बाद में वापस आऊँगी, और वो घोड़ी के रूप में जन्म लेकर कर करके इधर आती है। इसको जब हम भारत की जो दो बड़ी परंपराएं हैं रामायण और महाभारत, जब हम उससे मिलान करते हैं तब हमें पता लगता है कि ये जो बाबूजी जो हैं वो लक्ष्मण के अवतार हैं और वो रावण का वध करते हैं। अभी इसमें रावण बना हुआ है, 10 माथे हैं उसके, 20 हाथ हैं इसके अंदर। तो वो जब जा कर करके और इधर से वो जिंदराव ने मौका देख करके गायों को घेर लेता है, तब वो देवी क्या करे, तो देवी काल चिड़िया बन कर करके, एक सुकुन चिड़ी जिसको हम कहते हैं, वो उड़ के जाती है और वहाँ उमरकोट में जा कर के वो बोलती है। उसके बोलते ही घोड़ी हिनहिनाती है और घोड़ी के हिनहिनाते ही बाबूजी को पता लग जाता है कि वहाँ पर संकट आ गया है, और जो मैं वादा करके आया हूँ कि तेरी गायों पे कोई संकट आएगा तो मैं तैयार मिलूँगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 3 फेरे फिरे थे, 3 भांवरे जिसको आप सप्तपदी कहते हैं ना, 7 फेरे होते हैं, सिर्फ 3 फेरे लिए थे कि घोड़ी हिनहिनाई और वो हथलेबा छोड़ करके पाबू माँ से रवाना हुए और आते हैं, जिंदराव से लड़ाई होती है और उसमें मारे जाते हैं। तो ये जो, इसके अलावा भी मिर्ज़ा की एक और कथा है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये थोड़ा सा ये बता दें, और क्योंकि अब हमारे पास तो 5 मिनट समय की बहुत कमी है। अब भोपा जी वो सानिया ने दाता बेवे सानारा गे में साने मांगेरा रे मावे दादे दिन घोड़ी का देव हो मैया ने दाता है या लाखिणी या देव में किए राजा रा दिए गडरा कांगे या देव हो मैया ने दाता या लाखिणी या देव में सोडा से गहरा दिए गडरा कांगे लाखिणी या देव हो मैया ने दाता है या सोडा या देव में सोडा से गहरा दिखे गडरा कांगे सोडारा सुखा बाग या ने दाता पढ़िया सोडारा सुखा बाग
बागा में घोड़ी ने लगता वेड़ या पड़िया सोडारा सुका बाग या नहीं दाता पड़िया सोडारा सुका बाग सुके बागा में सगती ने लगता वेड़ वाह बाबा जी वाह, अरे वाह वाह साहब वाह। और इस तरह से पाबू की कथा सिर्फ उनकी गाथा में ये सब, ये परवाड़ा तो एक परवाड़ा मैंने आपको बताया, फिर एक परवाड़ा आएगा जब मिर्ज़ा नाम का एक आदमी है और वो कैसे गायों को घेरता है और उसकी भी रक्षा उसमें होती है। तो ठीक इसी तरह जब ये बात पता लगी मुझे कि ऊँटों की कोई बीमारी हो जाती है जब ये कराया जाता है, उन्हीं दिनों एक बात नई लोक में पता लगी हमें कि वो रांझा गाया जाता है जो राजस्थान में, और पूरे पंजाब के का अगर कोई यहाँ हो तो वो जानते हैं कि हीर और रांझा वहाँ की प्रसिद्ध प्रेमाख्यान है। और इस प्रसिद्ध प्रेमाख्यान में पूरे पंजाब में वारिस शाह की लिखी हुई हीर गाई जाती है, पर मेरे यहाँ पर रांझा गाया जाता है। तो बड़ी जिज्ञासा थी कि यार ये क्या होता है। कोमलदा ने अपनी एक जवाब में, एक सवाल जवाब जब थे तो उन्होंने एक बहुत शानदार बात बताई, और उन्होंने कहा कि वो जब पाकिस्तान गए और वहाँ पर भी जब वो कुछ गाना हो रहा था तो उन्होंने फट से पकड़ लिया और पकड़ करके उन्होंने धीरे से पूछा, रहे तुम्हारे यहाँ रांझा गाते हो? उनका हाँ। तो मैंने पूछा कोमलदा से कि ये रांझा क्यों गाते हैं? तो मैंने कहा ये कोई हमारे यहाँ तो कोई प्रसंग ही नहीं बैठता। वो रांझा इसलिए गाते हैं कि रांझा जिस परिवार में से जिस कबीले की सेवा करता है वो कबीला के पास में भैंस पालन का काम है। तो जब भैंस के खुरी पकने का जो रोग हो जाता है तो उसके निवारण के लिए रांझा गाया जाता है। बोबा जी अब आप तो अंत में जो आशीष देव बा देव, अब तो 1 मिनट रहियो, समाप्त करो और बाबू जी ने हाथ जोड़ माफी मांगो। सतियारा वो कहे मारे दियो राज कोई लिखा लियो कमर सागर ने गौर के जियो नहा तेरी लिखा लियो कहे मारे गरु ये गौर के जियो नहा तेरी लिखा लियो कमर सागर ने गौर के जियो नहा तेरी लेवे बहलू नारे राज सतियारा वो कह मर दियो राज कोई घेने राजे जय जावे ने गौर के दियो नहा तेरे बाबू जी वाह। खड़िया ने बटे जावे न सिगर तेजियो पहावी वाह 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 बाबा जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यह जो मंच है ये मंच इतनी देर के लिए ही किराए पर मिला था क्योंकि अब ये समय हो गया और यहाँ पर अब दूसरा सत्र शुरू होगा। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, हमारे भोपा और भोपी और इन सबको म्यूजिशियंस में वो जो खंजड़ी बजा रहे थे उन सब का आपने मनोबल बढ़ाया। बाबू जी आप लोगों की रक्षा करे और आपको शुभ दिन दे, इस बात के साथ
ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।